15 दाज्यू। शेखर जोशी लिखित इस पाठ में दाज्यू नाम का एक छोटा सा लड़का है जो पहाड़ी लड़का है। कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई है। उस पाठ शुरू करने से पहले शेखर जोशी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। बाल श्रमिक, वैसे तो बाल श्रम एक गुनाह कहा जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में होटल पर काम करने के लिए छोटे छोटे लड़कों को रखा जाता है। ऐसा ही एक पहाड़ी लड़का जिसका नाम था मदन, जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता था। अब दाज्यू जो शब्द है उसका अर्थ होता है बड़ा भाई। पहाड़ी भाषा जो थी उसमें दाज्यू का अर्थ होता था बड़ा भाई। भोलेपन से वह होटल पर आने वाले एक व्यक्ति को दाज्यू कहने लगा। मदन के दाज्यू मतलब के बड़े भाई समझने पर एक बार उस बड़े भाई ने उसके बाल मन पर आघात किया। दाज्यू बोलने पर गुस्सा व्यक्त किया। उसके बाल मन पर जैसे ही आघात पहुंचा वह रो पड़ा। पेट दर्द का बहाना बनाकर घर जाके फूट फूट कर रोया, लेकिन फिर कभी वह उस व्यक्ति को दाज्यू न बोला। छोटे बच्चों के दिल और दिमाग कितने कोमल होते हैं, उस पर आघात होने पर किस प्रकार उनके दिल दिमाग से बड़े भाई का यह जो प्रभाव था वह चला गया, यह मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। 9-10 साल का ही छोटा सा बच्चा है जिसका रंग गोरा चिट्टा है, उसकी आंखें सुनहरी नीली है, सुनहरे बाल है, चाल भी मस्ती वाली है, शिथिलता नहीं है, मतलब आलस नहीं है या कमजोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फुर्ती दिखाता हुआ ये चंचल लड़का सिर्फ 9-10 वर्ष का हो रहा होगा। जगदीश बाबू ने उसे पहली बार जब देखा था तब अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। जब वह पास ही कोने की टेबल पर बैठा तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। मीनू मतलब जो क्या क्या लीजिएगा, हम मेनू देखते हैं ना, उसको मीनू लिखा गया है। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है।
निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। मतलब कभी हम अकेले हो, एकांत स्थान में हो, तो भी हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, ऐसा हम अकेलापन महसूस नहीं करते। एक एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच भी जनरमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। ये हमारे मन की भावनाएं हैं। कभी कभी हम अकेले होते हुए भी सबके साथ है ऐसा महसूस करते हैं, और कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच भी अकेलापन, सूनेपन की अनुभूति हमें होती रहती है। लगता है कि कुछ परभय पर आया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्त की किसी कथा के मूल में। ये सब लगना सामान्य बात है, लेकिन फिर भी इसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहता ही है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल के पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है कि कुछ अपनत्वहीन, अपनेपन के बगैर है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगेगी। पर आज तो लगता है वह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव के पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे, होटल। मतलब कोई नई जगह पर जब हम जाते हैं तो हमें हमारा पुरानी जगह, पुराने लोग, आस पड़ोस वाले जिससे हम कभी बात तक नहीं करते फिर भी हमें दिखने लगते हैं, वह हमें याद आने लगते हैं। ऐसा ही अनुभव जगदीश बाबू आज दूर देश से आए थे, तब अकेले अकेले अनुभव कर रहे थे। तभी बोला गया, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में कुछ है, जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान किया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण, निराले नाम के कारण उसे संकोच हुआ। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोटिया लगो। वह कुछ सकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पूती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती, मतलब पास के गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। अपने गांव के नजदीक लोग जब अपने पास आ जाए तो कैसा अनुभव होता है। बड़े दिनों के बाद अपने गांव के नजदीक के गांव का रहने वाला आज उसके सामने बैठा था। मदन के हाथ से ट्रे गिरते गिरते रह गई। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सका। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा मतलब माँ, बाबा, दीदी, भूली मतलब छोटी बहन, दाज्यू मतलब बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा। नहीं बाबा, नहीं दीदी, नहीं भूली, नहीं दाज्यू। हाँ, दाज्यू जैसा ये जगदीश बाबू दिख रहे हैं, ऐसा उसे अनुभव हुआ। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजीब अजनबी पने की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू, जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है,
दाजू क्या यहाँ भी ह्यू पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू को चीज? पानी लाओ। लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। अपने गांव के नजदीक के रहने वाले व्यक्ति को वह दाजू कहता है, बड़ा भाई समझता है और उसी नाम से बार बार उन्हें पुकारता है और लगता है जैसे अपनी माँ को वह मिल रहा हो। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, अकेलापन अब दूर हो गया है। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग से रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू वैसे आवाज लगाता था, मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू ने मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे टिक न सकी। कहने का भाव है कि उसे यह दाजू कहलाना पसंद नहीं था। उसको अभिमान हो गया था कि मैं मध्यम वर्ग का हूँ और मुझे ये बार बार दाजू दाजू ये गरीब लड़का बोले जा रहा है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर कर रोता रहा। घर गांव से दूर, ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। आज जब मदन को इस तरह का आघात लगा तब उसे लगा कि वह अपने परिवार से दूर है। अब तक वह अपने परिवार को अपने पास महसूस करता था, लेकिन अब वह पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया है, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी, न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़ियां हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें, ये सभी शब्द उनकी आंखों के सामने आ गए। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर से दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और अधिक सुंदर हो गया था। गोरा चिट्टा तो वह था ही, तो गुस्से से उसका चेहरा जब लाल हो गया तो वह अधिक सुंदर लगने लगा। तो आपने देखा कि इसी तरह इस पाठ में एक बाल मन पर
कैसी असर हम छोड़ जाते हैं, यह बात बताई गई है। अब शब्दार्थ और टिप्पणी देखें। शकफाक का मतलब होता है उजली। मीनू व्यंजन की सूची, व्यंजन मतलब खाना। निसंग मतलब अकेला। जनशदमय, जनशदमय शोरगुल युक्त। हिम मतलब बर्फ, हिव मतलब भी बर्फ। अहम घमंड और प्रेस्टीज इज्जत। वेदना मतलब पीड़ा। इसी तरह हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।